सभी को नमस्कार। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया लेसन पर आज हम चर्चा करेंगे और विषय रहेगा कि भारत में मुद्रण संस्कृति का कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे हुआ। और साथ में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो है नया पाठक वर्ग के बारे में कि नया पाठक वर्ग क्या है। और जब 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की अत्यधिक मात्रा में पुस्तकें छपी जाने के कारण जो है किताबों की कीमत काफ़ी कम हो गई थी, जिसके कारण मध्यम वर्ग तक के लोगों को भी किताबें खरीदने और उनको पढ़ने का जो है मौका मिला। और इन्हीं मध्यम वर्ग जो है उसको जो है पाठक का नया वर्ग के नाम से जाना जाता है। कहने का साधारण अर्थ ये है कि जब प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत अधिक मात्रा में पुस्तकों का जो है छपाई की और छपाई करने के बाद में पुस्तकें सस्ती हुई, सस्ती होने तक मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन तक किताबें पढ़ने का और या उन तक पहुंच जो है वो आसान हुई। और इसी मध्यम वर्गीय जो है समाज को नया पाठक वर्ग के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इससे पहले जितनी भी पुस्तकें होती थी वो महंगी होती थी, अमीर लोगों तक ही उसकी पहुंच होती थी। और इसका कारण यह था कि किताबें काफ़ी पहले महंगी होती थी और मध्यम वर्ग के पहुंच से दूर होती थी। और मध्यम वर्गीय उस समय केवल मौखिक संसार में ही जो जीते थे और धार्मिक जितनी किताबें थे उनके सिर्फ प्रवचन सुनते थे, गाथा गीत आदि जो है अपनाते थे। कहने का साधारण अर्थ यही था कि जो नया पाठक वर्ग था वो लोग थे जो जिनको पहले किताबें उनकी पहुंच से दूर थी, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो बहुत अधिक मात्रा में किताबें छपने लगी और कीमतें कम हुई, तो उसके बाद तक जो है उनको भी पढ़ने का मौका मिला। और साथ में उससे पहले जो जितने भी मध्यम वर्ग था वो केवल जो है मौखिक ही बातें सुनते थे, वो चाहे धार्मिक हो या फिर जो गाथा गीत हो उनको वो सुनते थे। और इसके अलावा जो है वो प्रिंटिंग से उनका ज़्यादा मेल जोल नहीं था, वो मौखिक ही ज़्यादातर होता था। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस और धार्मिक विवाद पर। यानी कि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर भी लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि इससे पहले जितने भी धार्मिक मुद्दे थे उनको ज़्यादातर प्रवचनों के माध्यम से ही या गीत गाथा के माध्यम से ही सुनाया जाता था। और धर्म का जो मुद्दा था वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा था, तो उस समय धार्मिक विषय पर चर्च का ही अधिकार माना जाता था। चर्च ही सब कुछ डिसाइड करता था, पादरी डिसाइड करते थे। धर्म सुधार के विषय में दो प्रमुख धर्म सुधारक हुए हैं, और जैसे इरेस्मैन और जो है मार्टिन लूथर। जहाँ तक हम इरेस्मस की बात करते हैं तो इरेस्मस जो है लातिन भाषा के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे और कैथोलिक धर्म की बुराइयों की आलोचना करते थे। और इसमें ये था कि वो प्रसिद्ध कैथोलिक धर्म सुधारक थे ही, उस धर्म में जितने भी बुराइयां थी वो उनकी आलोचना करते थे। और इस खास बात ये थी कि दो महान व्यक्ति थी, इरेस्मस और जो है मार्टिन लूथर। लेकिन इन दोनों में एक अंतर था कि जहाँ तक हम इरेस्मस की बात करते हैं वो किताबों के मामले में मार्टिन लूथर से ज़्यादा जो है विभिन्नता थी। उनका मानना था कि जो किताबें हैं वो बिन बिनाती मक्खियों की तरह हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हैं। और किताबों का ज़्यादातर हिस्सा विद्वता के लिए हानिकारक है और उनमें जो है वो बेकार का ढेर है, उनमें अच्छी अच्छी चीज़ों की कमी होती है और उनसे हमें बचना चाहिए। कहने का सीधा सा अर्थ यही था कि इरेस्मस मानते थे कि ज़्यादातर किताबों में सच्चाई नहीं लिखी होती, काल्पनिक चीज़ें होती हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। और जहाँ तक मार्टिन लूथर की बात है तो वो भी कैथोलिक चर्च की जो बुराइयों की आलोचना करते थे। और साथ ही उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। मार्टिन लूथर के लेखों की लगभग 500 जो प्रतियां यूरोप में बेची गई। और मार्टिन लूथर की एक प्रसिद्ध कहावत है कि मुद्रण संस्कृति ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा
तोहफा है। कहने का अर्थ ये है कि इरेस्मस और जो है मार्टिन लूथर दोनों धर्म सुधारक थे, लेकिन मुद्रण संस्कृति के विषय में दोनों की अपनी अपनी विचारधारा थी। और जहाँ तक इरेस्मस मानते थे कि किताब ज़्यादा मुद्रण संस्कृति जो है ज्ञान के लिए ठीक नहीं है, और मार्टिन लूथर मानते थे कि भाई ये इससे तो जो है ज्ञान का प्रकाशन होता है, साथ साथ विचारों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि यूरोप में जो मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। तो यूरोप में ज़्यादातर जो हिस्सा है उसमें साक्षरता बढ़ी, और साथ में यूरोप के देशों में साक्षरता के साथ साथ स्कूलों का भी प्रचार प्रसार हुआ। और मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद जो लोग थे वो वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों के महत्व को समझने लगे। साथ ही वैज्ञानिक, दार्शनिक और जो किताबें थी वो आम आदमी तक पहुंच में हो गई कि जितने भी विद्वान थे उस समय के वैज्ञानिक थे, उनकी द्वारा विचार थे या उनके द्वारा खोज की गई थी वो एक आम आदमी तक पहुंचनी आसान हो गई। जब किताबें सस्ती हुई तो लोगों में पढ़ने का भी जुनून पैदा हुआ, और साथ में सूचना का विस्तार काफ़ी तेज़ी से होने लगा। और साथ ही साहित्य के में विज्ञान, तर्क और विवेक के आधार पर विचारों का महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा। कहने का अर्थ ये है कि तर्क वितर्क शक्ति का भी काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। और एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी। उस क्रांति में भी ये मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा था। तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं कि जो है फ्रांस की क्रांति 1789 का पर जो है मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। तो मुद्रण संस्कृति से जितने भी दार्शनिक थे उन्होंने विचारों का जो प्रचार प्रसार हुआ उसके कारण परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की कड़ी आलोचना की। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे जैसे रूसे और वाल्टेयर और जॉन लोक ऐसे उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने मुद्रण संस्कृति के माध्यम से राजा की निरंकुश शक्तियाँ और जो है विधान पालिका, कार्यपालिका के बारे में बताया। जहाँ तक हम बात करते हैं कि रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जो राजा और जनता के जो संबंध हैं उसके बारे में बताया। साथ ही टू ट्राइटेज ऑफ जॉन लोक ने ये बताया कि भाई जैसे कैसे सत्ता के जो सरकार के 3 अंग हैं उसके बारे में बताया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उस समय की। और रीति रिवाज की जगह जो है विवेक के आधार पर शासन को बल मिला। कहने का अर्थ ये था कि पहले राजा के निरंकुश जो अधिकार थे उसकी जगह जो है तर्क वितर्क को स्थान मिला। चर्च और धार्मिक निरंकुशता के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। जो चर्च के मनमाने कर थे या उनकी जो देवीय अधिकारों के बारे में विस्तार था उस पर काफ़ी आवाज़ उठाई गई, आलोचना की गई। मुद्रण से वाद विवाद और संवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। जैसे ही मुद्रण संस्कृति आई तो किताबों को पढ़ने का नया तरीका, नया जुनून, आपस में बातचीत करने का और तर्क वितर्क करने का नया आधार बना। और इसने जनता ने जो है पहले मूल्यों के आधार पर जो है उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। 5वां महत्वपूर्ण है कि 1870 के दशक तक राजशाही और नैतिकता का जो मजाक उड़ाने वाले साहित्यों का ढेर लग चुका था। कहने का अर्थ ये था कि पहले ज़्यादातर राजशाही को ही सब कुछ माना जाता था। उस आधार को जो है उन्होंने कार्टूनों के माध्यम से, व्यंग लेखों के माध्यम से उसका मजाक उड़ाया गया। और जिस कार्टून और कैरिकेचर की जो है भरमार थी, कैरिकेचर भी वो कार्टून की या व्यंग्यात्मक चित्र थे। और राजशाही, भोग व विलासता के बारे में आवाज़ उठाई गई। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे जिस तरह लुई 16वां जो है फ्रांस की क्रांति के समय राजशाही जो है विलासता थी या बहुत अत्यधिक खर्च राजशाही पर किया जाता था, उसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज़ उठाई। साथ में रूसो, वोल्टेयर और जॉन लॉक का भी उसमें उसके विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो ये महत्वपूर्ण है कि कई बार एग्जाम में आता है कि मुद्रण संस्कृति का जो है फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत सारे दार्शनिक थे जिनके विचारों का प्रभाव पड़ा और मुद्रण संस्कृति से विचारों का आदान प्रदान
और तर्क वितर्क किया जाने लगा। और अब बात करते हैं कि मुद्रण संस्कृति से जो है यूरोप में जो बच्चे और महिलाएं और मजदूर थे उन पर क्या पड़ा, क्योंकि इससे पहले बुकों का किताबों की पहुंच केवल और केवल अमीर लोगों तक थी, लेकिन मुद्रण संस्कृति के विकास के बाद जो है बच्चे, महिलाएं और मजदूरों पर भी उनका प्रभाव देखने का पड़ा। सबसे पहले बच्चों पर बात करते हैं। 1857 तक जो है बाल पुस्तकें छपने के लिए प्रेस या मुद्रणालय स्थापित जो है हो चुके थे, और बहुत सारी पुरानी और नई दोनों प्रकार की जो परी कथाएं, लोक कथाएं, जो काल्पनिक कथाएं होती हैं, उनका विकास किया गया। और जर्मनी के जो 2 ग्रीक बंधु थे उन्होंने जो है वर्षों लगाकर अनेक लोक कथाएं जमा की थी, जो बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की कविताएं, कहानियां तथा अन्य मनोरंजक संस्करण प्रकाशित किए, जिसके कारण जो है बच्चे मुद्रण संस्कृति की ओर झुकाव हुआ, कि यानी कि बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी लोक कलाएं और कविताएं, कहानियां का जो है विकास किया गया। और महिलाओं के लिए क्या प्रभाव पड़ा? महिलाओं के भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले जो पाठिका और लेखिकाओं की जो भूमिका है उसमें ज़्यादा अहम हो गई थी। इससे पहले ये काम ज़्यादातर पुरुषों का था, लेकिन जैसे ही मुद्रण संस्कृति में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो महिलाओं की भी भागीदारी उसमें बढ़ी थी। और पेन, मैगजीन और पत्र पत्रिका खासतौर पर महिलाओं के लिए ही होती थी, तो महिलाओं के लिए जो पत्र पत्रिका जो है, पेन और मैगजीन और पत्रिका महिलाओं के लिए थे। सही चाल चलन उनका कैसा होना चाहिए, गृहस्थी जीवन कैसी होनी चाहिए, उससे संबंधित और निर्देशिका छपी जाने लगी, उपन्यास छपने लगे और महिलाओं की अहम भूमिका थी। बहुत सारे उपन्यास महिलाओं पर लिखे गए, और कुछ उपन्यास की जो लेखिका जेन ऑस्टिन जो है, ब्रॉन्ट बहनें और जॉर्ज इलियट आती थी, जिन्होंने महिलाओं पर बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो जेन ऑस्टिन और ब्रॉन्ट बहनें और जॉर्ज इलियट वो राइटर थी जिन्होंने महिलाओं के ऊपर जो है बहुत सारी विषय पर मुद्रण संस्कृति का विकास किया। और मजदूरों पर हम बात करते हैं कि अत्यधिक मात्रा में पुस्तकों के प्रकाशन से पुस्तकों की कीमतों में काफ़ी कमी आई थी, और कमी आने के बाद जो है किताबों की पहुंच मजदूरों तक भी होने लगी, और बहुत सारी पुस्तकों, मजदूरों की व्यवस्था, उनकी खराब हालत और उनके साथ होने वाले शोषण, अत्याचार के बारे में लिखा गया। बाद में धीरे धीरे उनके लिखने के कारण जो उनके जीवन में सुधार हुआ। कहने का मूल अर्थ ये है कि बच्चों के लिए भी काफ़ी मुद्रण संस्कृति में था, वो चाहे लोक गाथा हो या कहानियाँ हो या परियों की कहानियाँ हो। साथ में महिलाओं की दशाओं पर भी काफ़ी लिखा गया, उनकी समाज में स्थिति मजबूत हुई। कुछ ऐसे प्रसिद्ध जेन ऑस्टिन और ब्रॉन्ट बहनें और जॉर्ज इलियट ऐसी महिला लेखिका थी जिन्होंने ज़्यादातर महिला विषय को लेकर के लिखा, और साथ में मजदूरों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। बहुत सारी जगह मुद्रण संस्कृति में उनके साथ होने वाले अत्याचार, शोषण के बारे में लिखा। धीरे धीरे उनकी हालत जो है सुधार हुई। और अंत में हम बात करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से जो है मुद्रण संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ वो 594 ईस्वी में चीन में हुआ था। माफ़ कीजिए, मुद्रण संस्कृति का विकास चीन में 594 ईस्वी में हुआ था, और प्रिंटिंग प्रेस का जो है 12वीं सदी में विकास हुआ था। तो जब मुद्रण संस्कृति पहले थी और प्रिंटिंग प्रेस के बाद में क्या प्रभाव पड़ा उस पर हम जिक्र करेंगे। तो पहले क्या थे कि काठ के स्थान पर प्रेस के पहले धातु का प्रयोग करने लगे। पहले काठ के होते थे, अब धातु का प्रयोग करने लगे। छापखाने की तकनीक में सुधार हुआ। पहले हम धीरे धीरे छापते थे, हम तेजी से छापने लगे। लेखन शैली में सुधार हुआ। काठ के जो अक्षर होते थे और धीरे धीरे उनकी जो बनावट होती थी वो बिगड़ जाती थी, जिससे लेखन की जो सफाई है उसमें भी असर पड़ता था। लेकिन धातु के बनाए हुए अक्षर बहुत लंबे समय तक चलते थे। कागज़ डालने में सुधार हुआ। जो कंपोजिटर थे और जो है मशीन में कागज़ डालना आसान हो गया। बिजली से चलने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे वो तेज़ी से ही मुद्रण संस्कृति का विकास किया गया। मुद्रण संस्कृति की गुणवत्ता पहले से बेहतर हो गई, चाहे वो कागज़ हो या उनके बाउंड्रियों पर बनने वाले चित्र हों या उनकी जो है बाइंडिंग हो, सब में सुधार हुआ। श्रम और पूंजी की जो है बचत हुई। और मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस से जो मुद्रण
में आम लोगों की जो है पहुंच में आ गई। अत्यधिक किताबें छपने के बाद में जो है किताबें सस्ती हुई तो आम लोगों तक पहुंच हुई। तो यही था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।